हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम EL 203 के चैप्टर 2 के पार्ट कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या है, किस तरीके से वर्किंग होगी उसकी, और क्या मेजरमेंट करने के काम में आएगा, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, किन किन जगहों पे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो होता है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बेसिकली चार्ज को स्टोर करने के काम में, और ये जो ट्रांसड्यूसर है बेसिकली इनका जो कैपेसिटेंस है वह इनपुट जो क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इनपुट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगुलर मूवमेंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसड्यूसर का जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगा। अगर मैं बात करता हूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वह C बराबर एप्सिलॉन 0 ER A बाय D फॉर्मूले से दिया जाता है, जहां एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है, ER डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A एरिया है प्लेटों का और D प्लेटों के मध्य बीच की दूरी है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो जो ये कैपेसिटेंस है ये बेसिकली मेरा ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये एरिया और ये D। तो जो ये C है, ये कैपेसिटेंस है, वह E पे डिपेंड कर सकता है, एप्सिलॉन R पे, एरिया पे डिपेंड कर सकता है और D या डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है। यानी मैं इस कैपेसिटेंस की वैल्यू या तो एप्सिलॉन R परिवर्तित हो तो C परिवर्तित हो सकता है, या प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल परिवर्तित हो तो भी C परिवर्तित होगा, या फिर जो प्लेटों के मध्य की दूरी D परिवर्तित होगी तो भी C परिवर्तित होगा। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी दो प्लेटें हैं। अगर इनके बीच की दूरी चेंज होगी तो C चेंज होगा, इन दो के बीच का एरिया अगर चेंज होगा, अगर हम देखें तो ये एरिया इस तरीके से चेंज हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया है, और तो वो चेंज होगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। या इनके बीच जो प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर ये चेंज होगा तो भी चेंज होगा। यहाँ जो ये दो जो फर्स्ट टू केसेस हैं, यानी प्लेटों के बीच की दूरी व प्लेटों के बीच का एरिया चेंज होना है, उसका यूज हम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लिक्विड का फ्लो, प्रेशर नापने में करते हैं। और जो तीसरे जो हमारा केस है जहां डाइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा है, इसका यूज हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह मेजर करने में करते हैं पदार्थ का। तो फर्स्ट जो हमारे तीन केस थे कि कैपेसिटेंस जो होता है वो या तो दूरी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, या ओवरलैपिंग एरिया के कारण चेंज हो सकता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा तो उसके कारण चेंज हो सकता है। तो पहले केस को हम देखते हैं जिसमें जो कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का हम यूज करेंगे जबकि जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो वो कैसे यूज में आएगा। बेसिकली इसका यूज हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह नापने में करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो एक प्लेट है, ये एक प्लेट फिक्स है, ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी दो प्लेटें हैं, ये और एक ये। तो जो ये राइट प्लेट है ये इसकी फिक्स प्लेट कहलाती है, या फिक्स है, यहाँ ये किसी भी एक फ्रेम के साथ कनेक्ट रहेगी जो कि फिक्स रहेगा, तो ये प्लेट मूवमेंट नहीं कर सकती। अब ये जो लेफ्ट प्लेट है ये मूवेबल प्लेट कहलाती है, यहाँ हम जब डिस्प्लेसमेंट नापने के केस में इसको ले रहे हैं तो ये मूवेबल प्लेट है। तो जिस भी चीज का हमें डिस्प्लेसमेंट याद करना है उस चीज को हम इस
सी ये जो इस प्लेट है मूवेबल प्लेट उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी उस चीज का मूवमेंट होगा तो ये जो प्लेट है इसका भी मूवमेंट आगे पीछे होगा, और जब इस प्लेट का मूवमेंट आगे पीछे होगा तो प्लेटों के बीच की दूरी जो है सी डी वह भी कम ज्यादा होगी। तो जब हम देखेंगे C बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बाई डी, तो जब ये D चेंज होगा तो ये C भी चेंज होगा। तो जितना C में परिवर्तन आएगा वो हमारे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस या जितना भी डिस्प्लेसमेंट आया वो नाप सकते हैं। बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो जो कैपेसिटेंस है और D है उसका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D, क्योंकि यहाँ जो एप्सिलॉन R कांस्टेंट हो गया, जो भी मैं डायलेक्ट्रिक लूंगा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कांस्टेंट है ही है, A ओवरलैपिंग एरिया कोई चेंज हो ही नहीं रहा, ओवरलैपिंग एरिया A है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कैपेसिटेंस और D का इस तरीके से आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। जैसे जैसे D की वैल्यू यहाँ बढ़ती जा रही है, मान लो इनिशियल में D यहाँ था और कैपेसिटेंस यहाँ था, लेकिन जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी इधर बढ़ती गई तो कैपेसिटेंस धीरे धीरे कम होता गया। तो ये जो है ये कैपेसिटेंस और प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसके मध्य ग्राफ है, और C बराबर एप्सिलॉन 0 ERA बाई डी से हम प्लेटों के बीच में या जिस भी चीज से प्लेट कनेक्ट है मूवेबल प्लेट उसका डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही वेरिएशन C में चेंज जितना वेरिएशन आएगा वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, जहां मैं जो प्लेटें हैं उनके बीच के एरिया को चेंज करूंगा, यानी ये अगर मैं देखूं तो ये जो मेरी दो प्लेटें हैं, मूवेबल प्लेट है, मान लो ये मूवेबल प्लेट है मेरी, ये फिक्स प्लेट है, तो और इनके बीच की दूरी यहाँ D से डिनोट है। तो जिस भी चीज का अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है बेसिकली एरिया चेंज करके, तो उस चीज को मैं इधर मूवेबल प्लेट से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जिस भी चीज का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा मूवेबल प्लेट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, और इन दो प्लेटों के बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो भी चेंज होगा। तो अगर हम देखें तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो ये प्लेट इधर की तरफ आएगी, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा तो प्लेट थोड़ा इधर की तरफ आएगी, लेकिन इस केस में प्लेटों के बीच की दूरी D फिक्स रहेगी। तो अगर मैं बात करूं वही फॉर्मूला मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का C बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A बाई डी, तो जो एरिया है मेरा ओवरलैपिंग एरिया उसको मैं L इंटू W यहाँ मैंने बता दिया है, जहाँ L जो है वो ओवरलैपिंग पार्ट की लेंथ है प्लेटों की, और जो W है वो ओवरलैपिंग पार्ट है जो प्लेटों का उसकी फिट होगी, क्योंकि एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई होगी और ये विड्थ होगी। तो एरिया को मैंने A बराबर L W बाई डी कर दिया। तो जो भी मेरा एरिया में परिवर्तन आएगा, यहाँ ओवरलैपिंग एरिया में जो भी मूवेबल प्लेट मूव करेगी तो ओवरलैपिंग एरिया में परिवर्तन आएगा, ओवरलैपिंग एरिया में परिवर्तन आएगा तो वो C के समानुपाती होगा, यानी जितना मेरा चेंज C में आएगा उतना ही मेरा वो जो एरिया में प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। नाउ अगर मैं एप्सिलॉन R जो है इसकी वैल्यू 1 मानूं तो कैपेसिटिव जो ट्रांसड्यूसर है उसकी सेंसिटिविटी में S बराबर, यहाँ S जो है वो सेंसिटिविटी है और इसका फॉर्मूला हुआ डेल C बाय डेल L। इस फॉर्मूले से इसकी सेंसिटिविटी दी जा सकती है। तो यहाँ डेल बाय C बाय डेल L और C की वैल्यू रखी मैंने एप्सिलॉन ER एप्सिलॉन 0 L बाय W बाय D। चूंकि यहाँ एप्सिलॉन R में एयर मान चुका हूं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू L तो वैल्यू आएगी मेरी एप्सिलॉन ER एप्सिलॉन 0 W बाय D। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एरिया की जब हम चेंज करते हैं, उसको यूज करते हैं चेंज इन एरिया ऑफ प्लेट से, तो उसकी सेंसिटिविटी इस फॉर्मूले से दी जाती है जो कि आती है एप्सिलॉन ER एप्सिलॉन 0 W बाय D।
मेरे पास तीसरा केस लेता हूं मैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वेरिएशन अगर चेंज होगा तो कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर कैसे काम करेगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो ये मेरी दो प्लेटें होगी, मान लो ये एक प्लेट होगी टॉप प्लेट, ये होगी बॉटम प्लेट। इस केस में मैं मूवेबल प्लेट और फिक्स प्लेट ऐसे नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि इसमें मेरी दोनों प्लेटें फिक्स होती हैं, क्योंकि दोनों का ना तो एरिया चेंज होता है ओवरलैप एरिया, ना ही दोनों का डिस्टेंस चेंज होती है। तो उस केस में मेरे को मूवेबल प्लेट और फिक्स प्लेट नहीं कहता, इस केस में मैं कहता हूँ टॉप प्लेट और एक बॉटम प्लेट। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मूव होगा तो उससे क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसमें चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो जो हमारा कैपेसिटेंस है उसमें भी चेंज आएगा। बेसिकली जो ये एरिया है, अगर इसमें मैं देखूं तो ये जो L1 है, ये पूरा मेरा जो इसकी लेंथ है वो L1 और L2 है। तो जो L1 जो एरिया है इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, यानी इसमें एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1। जो एयर की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की, उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ एक मटेरियल भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसकी वैल्यू मैं मान सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर या एप्सिलॉन आर, सॉरी। तो अगर मैं इस का कैपेसिटेंस निकालू पूरे सिस्टम का, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 ई आर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर डब्ल्यू एल बाई डी, जो कि हमने यहाँ देखा था, इस फॉर्मूले में देखा था जब हमने ओवरलैपिंग एरिया चेंज करा था। तो L लेंथ होगी डब्ल्यू ये और D। अगर इसको फॉर्मूले को देखूं तो एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 डब्ल्यू। अब यहाँ दो कांस्टेंट है, अगर मैं देखूं तो यहाँ एक है L1 लेंथ और एक है L2 लेंथ। दोनों की विड्थ जो है वो W ही है, तो W L1 W L2 D जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसमें एप्सिलॉन आर जब यहाँ लेंथ थी तो इस वाली इसके लिए जो L1 लेंथ थी, इसके लिए मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल है वो बेसिकली एयर भरी हुई है, तो उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा एप्सिलॉन आर, उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ मैं फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर जो है L1 लेंथ के लिए ये 1 मान लूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी एप्सिलॉन 0 W L1 बाय D, और ये वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी क्योंकि L2 लेंथ में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा हुआ है। तो ये रहेगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 W L बाय 2 D। तो ये इस वैल्यू में से मैं पूरी इसमें से एप्सिलॉन 0 W बाय D कांस्टेंट पूरा जो कॉमन है वो ले लूंगा, तो यहाँ वाली टर्म से आएगा मेरे पास L1 प्लस यहाँ वाली टर्म से आएगा एप्सिलॉन 0 R L2, ये वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की। यानी अगर मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरीके से भरा हुआ है जो कि प्लेटों के बीच में L1 लेंथ तक तो एयर है और वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो सिर्फ L2 लेंथ में है, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन 0 W बाय D L1 प्लस एप्सिलॉन R L2 फॉर्मूले से दिया जाता है। यानी ये टर्म जो है बेसिकली ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, एक जो L1 लेंथ है जिसमें की एयर भरी हुई है, और दूसरी जो है जिसमें की एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R2। नाउ अगर मैं जो मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस मान लो x डिस्टेंस से उसका डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा कि ये डायग्राम देखें अगर हम, तो अगर x डिस्प्लेसमेंट से जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो मूव करता है, मूव करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस जो होगा वह इंक्रीज होगा, उसमें परिवर्तन आएगा, और वह अब नया पहला जो कैपेसिटेंस था वो C था, अब जो कैपेसिटेंस है वो डेल्टा C बढ़ के C प्लस डेल्टा C हो जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस अगर मैं इसका देखूं तो वो हो गया C प्लस डेल्टा C। यहाँ देखूंगा कि जब ये मूव करेगा तो L1 की लेंथ में से x मूव, जैसे x का क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो x अगर किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो
जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इधर मूव करेगा, इधर मूव करने से जो L1 लेंथ हमारी पहले वाली थी उसमें से ये x इधर मूव करेगा, तो L1 लेंथ जो होगी उसमें से x घटेगा और L2 लेंथ में x बढ़ जाएगा। जो हमारा यहाँ फॉर्मूला था हमने देखा, ये वाला हमारा फॉर्मूला था एप्सिलॉन 0 W by D L1 प्लस एप्सिलॉन R L2। तो जब हमारा x से मूव करेगा तो L1 लेंथ में से x कम होगा और L2 लेंथ में से x बढ़ेगा। तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ इस फॉर्मूले में ये करा कि इसमें x में L1 लेंथ में से x कम हो गया और L2 लेंथ में x जुड़ गया। तो इस x के कारण हमारे में परिवर्तन आ गया, डेल्टा c जो है वो परिवर्तन आया। तो c प्लस डेल्टा c बराबर एप्सिलॉन 0 W by D L1 माइनस x प्लस एप्सिलॉन R L2 प्लस एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R x। तो L1 यहाँ ऐसा कैसा आ गया, एप्सिलॉन R L2 ये वाली टर्म यहाँ आ गई और जो x था उसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, तो एप्सिलॉन R2 माइनस 1। नाउ जो ये वाली टर्म थी मेरी, ये वाली जो टर्म है मेरी वो होगी ये मेरी c। तो जो डेल्टा c आया ये वाली एप्सिलॉन 0 W D by L1 प्लस एप्सिलॉन R L2 ये मेरा c की वैल्यू थी। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में देखें L1 प्लस एप्सिलॉन R2 ये c की वैल्यू थी, तो ये तो मेरी c की वैल्यू होगी और डेल्टा c की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन 0 W x एप्सिलॉन R माइनस 1 बाय d। तो मेरे मटेरियल अगर मेरा x डिस्टेंस से मूव करता है तो उसके कारण जो कैपेसिटेंस में चेंज आएगा वह एप्सिलॉन WX एप्सिलॉन R माइनस 1 बाय d से दिया जाएगा। इतना चेंज मेरे कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। नाउ अब मैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो बेसिकली इस ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम फोर्स की आवश्यकता होती है। यह एक पैसिव प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, बहुत सेंसिटिव होता है। क्योंकि इसको काम करने के लिए लो पावर की आवश्यकता होती है तो इसका जो शक्ति व्यय है वो भी कम होता है, जो इसमें पावर कंजप्शन होता है वो काफी कम होता है। दूसरी बात, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा होता है, लगभग 50 किलो हर्ट्ज के बराबर। ये 50 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे ये आराम से काम कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो कार्य विधि है बेसिकली ये जो अनवांछित मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उनसे अफेक्टेड नहीं होती है। तो ये इसकी सारी एडवांटेज थी। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की या लिमिटेशंस की बात करूं तो बेसिकली जो इसके मेटेलिक पार्ट है वह जो मेरी प्लेटें थी वो मेटेलिक की थी, तो वो जो मेरी मेटेलिक पार्ट है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से टच ना करें। और दूसरी बात ये है कि जो केबल है बेसिकली वो अगर इसके कारण इसकी सेंसिटिविटी काफी कम हो सकती है। तीसरी बात यह है कि ट्रांसड्यूसर को मेजरिंग पॉइंट पे कनेक्ट करना जो है वो भी एक लिमिटेशन है, इसकी डिसएडवांटेजेस है कि उसमें ये थोड़ी दिक्कत देता है। एप्लीकेशन की बात करें तो जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है बेसिकली इसका काफी सारा यूज ऑटोमेटेड सिस्टम में हमारे होता है, जहाँ की हमें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक प्रिसाइज डिटर्मिनेशन की हमें जरूरत होती है, उसको कि कहाँ प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को। उस केस में कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का काफी यूज होता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीनों में इसका यूज होता है, वाइब्रेशन मेजरमेंट वगैरह में इसका यूज होता है, इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं उनमें वाइब्रेशन मेजरमेंट में भी इसका यूज होता है। यह जो ट्रांसड्यूसर है ये ना केवल छोटे या बड़े डिस्प्लेसमेंट को नाप सकता है बल्कि आपके जो फ्लड है उसका लेवल नाप सकता है, सब्सटेंस की कंसंट्रेशन वगैरह नापने के काम में आता है। बेसिकली जो थिकनेस होती है वो वेरियस मटेरियल, जैसे काफी सारे मटेरियल होते हैं जैसे सिलिकॉन वेफर्स, ब्रेक डिस्क, हार्ड डिस्क की प्लेटें जो होती हैं उनकी थिकनेस वगैरह नापने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा ये वेलोसिटी का मेजरमेंट वगैरह करने में भी इसका यूज होता है, एक्सेलेरोमीटर वगैरह में भी इसका यूज होता है, फोर्स नापने में भी इसका यूज होता है, प्रेशर नापने में भी यूज होता है, फ्लूइड का लेवल नापने में भी इसका यूज होता है, ऑडियो साउंड फील्ड वगैरह में भी इसका यूज होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह उसके मेजरमेंट वगैरह में भी ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। तो अगर मैं अभी इस पूरे चैप्टर को समराइज करूं कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर को, तो कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर बेसिकली पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस है वो C बराबर एप्सिलॉन 0
एप्सिलॉन आर ए बाय डी फॉर्मूले से दिया जाता है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस है वो तीन, ये कांस्टेंट है, तो मेनली तीन चीजों पर डिपेंड है, एप्सिलॉन आर ए बाय डी। तो इन तीनों चीजों को मैं चेंज करके कैपेसिटेंस में चेंज कर सकता हूँ, और उसका यूज जो कैपेसिटेंस में चेंज होगा उसका यूज मैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह इसमें मापने में कर सकता हूँ। यह है एक पैसिव प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। तो पहले अगर मैं चेंज करूंगा डिस्टेंस में, तो एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूवेबल प्लेट होती है, जिस भी चीज का मेरे को डिस्प्लेसमेंट याद करना उसको मूवेबल प्लेट से जोड़ सकता हूँ। अगर वो जो डी इसके मूवेबल प्लेट के कारण जो चेंज होगी तो डी चेंज होगा, और डी चेंज होगा तो ये कैपेसिटेंस चेंज होगा, और उसका जो है कैपेसिटेंस और डी का जो परिवर्तन है मैं इस ग्राफ के द्वारा शो कर सकता हूँ। दूसरी चीज है कि मेरा ये जो एरिया चेंज होगा उसमें ओवरलैपिंग एरिया जो है एल डब्ल्यू से दिया जाता है, तो ये जो चेंज होगा एरिया में तो वो सीधा सीधा परिवर्तन मेरे सी पे डालेगा, और जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के समानुपाती होता है। तीसरा जो है बेसिकली कि मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मूव होने से भी कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो इस तरीके से पहले मेरा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो L1 और L2 दो लेंथ में भरा हुआ था, तो मेरा जो कैपेसिटेंस था वो इस वाले फॉर्मूले से दिया गया था। लेकिन जब मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से चेंज हुआ तो जो L2 में x लेंथ बढ़ेगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, और L1 में x लेंथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कम होगी। तो यहाँ मैंने जो परिवर्तन है डेल्टा सी, तो मेरा जो नया कैपेसिटेंस आएगा इस पूरे सिस्टम का वो सी प्लस डेल्टा सी, और L1 में x लेंथ कम हुई और L2 में वो x लेंथ बढ़ गई। जब मैंने इसको पूरे को इक्वेशन को कैलकुलेट करा तो मेरा जो कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण जो चेंज आया वह इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन 0 डब्ल्यू एक्स एप्सिलॉन आर माइनस 1 बाय डी। एडवांटेजेस थी इसकी कि ये काफी कम चाहिए इसको पावर, और काफी अच्छा सा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह से ये इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा इसकी जो लिमिटेशन है वो मेटेलिक पार्ट है वो इंसुलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो केबल के कारण, कनेक्टिंग जो केबल है इसकी उससे कम हो सकती है। एप्लीकेशन इसका ऑटोमेटिक सिस्टम में यूज किया जाता है, आपके लेवल ऑफ फ्लूइड्स वगैरह के नापने में किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट नापने में किया जाता है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरोमीटर वगैरह में इसका यूज, ह्यूमिडिटी वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।